नॉमिनी वर्सेस लीगल हेयर्स। क्या नॉमिनी और लीगल हेयर सेम होते हैं? क्या किसी की डेथ के बाद उसकी सारी इन्वेस्टमेंट्स का पैसा उसकी फैमिली को मिलेगा या उसके नॉमिनी को? क्या नॉमिनी उन सभी पैसों को लीगली अपने पास रख सकता है? क्या आपने सोचा है कि आपके जाने के बाद आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, पीपीएफ, आपके बैंक बैलेंसेस, ये आपके फैमिली मेंबर्स को कैसे मिलेंगे, जिसके लिए आप सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत करते हो? आपके अनफॉर्चुनेट इवेंट के बाद आपकी फैमिली को मिलेगा कैसे? उनकी लाइफ कैसे चलेगी? आखिर आप किसके लिए कमा रहे हो, किसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर आपकी डेथ के बाद वो पैसा उन्हें ना मिले तो फ़ायदा क्या इतनी मेहनत और इन्वेस्टमेंट्स का? बहुत सारे लोग समझते हैं नॉमिनी आपकी इन्वेस्टमेंट्स का लीगल ओनर होता है। अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रितु जैन फ्रॉम इन्वेस्ट माई फंड्स. This video is an educational and a part of our Mythbuster series related to investments. अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने नॉमिनी बना रखा है और वो आपकी सारी प्रॉपर्टीज़ का ओनर हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ नॉमिनी. नॉमिनी सिर्फ ट्रस्टी होता है आपके एसेट्स का, ना कि उसका लीगल ओनर. इसे सरल भाषा में कहें तो वो सिर्फ आपकी प्रॉपर्टीज़ का एक केयर टेकर है. नॉमिनी कैन ओनली होल्ड योर मनी और एसेट एज अ ट्रस्टी, और वो लीगली बाउंड है आपके लीगल हेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए. जनरली सभी केस में लीगल हेयर को ही डिजीज की एसेट्स मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 39 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट कहता है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी होगा, पैसा उसको मिलेगा, पर उसे वो पैसा ट्रांसफ़र करना है लीगल हेयर को. अदर वे राउंड, लीगल हेयर पूरा पैसा क्लेम कर सकता है नॉमिनी से. लीगल हेयर कौन होते हैं? लीगल हेयर वो होता है जिसका नाम विल में मेंशन होता है. अगर विल नहीं बनी है तो लीगल हेयर अकॉर्डिंग टू सक्सेशन लॉ डिसाइड होता है और उसके अकॉर्डिंगली एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ टाइम में विल एग्जीक्यूट कर देता है और अपनी वाइफ और बच्चों को लीगल हेयर बना देता है, तो उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ और बच्चे लीगल ओनर हो जाते हैं सभी एसेट्स के. यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि विल को एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. यही एक अल्टीमेट सोर्स है जो सक्सेशन लॉ को रिप्लेस कर देता है. आप अपने लीगल हेयर को भी नॉमिनेट कर सकते हैं. नॉमिनी करते हुए ऑलवेज मेंशन फुल नेम, एड्रेस, एज, रिलेशनशिप, और अगर एक से ज़्यादा नॉमिनी हो तो परसेंटेज मेंशन करना बहुत ज़रूरी है. कभी भी माइनर को नॉमिनी करें तो गार्जियन को अपॉइंट करना ना भूलें. आप ये सोच रहे होंगे, अगर नॉमिनी लीगल ओनर ही नहीं है तो हमें नॉमिनेशन की ज़रूरत ही क्या है? वैसे ये काफ़ी सिंपल है. जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो इंश्योर करना चाहता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट जैसे कि इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, एफडी, वो किसी ऐसे ट्रस्टफुल पर्सन के पास आ जाए जो पैसा उसके लीगल हेयर को आसानी से ट्रांसफ़र कर दे. अदरवाइज़ अगर कोई बिना नॉमिनेट किए चला जाता है, उसके लीगल हेयर्स को पूरी लीगल प्रोसेस गो थ्रू करना पड़ेगा उन एसेट्स को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने के लिए. इन सिंपल टर्म्स, नॉमिनी है तो आसान है. Companies are bound to transfer all the deceased investments into the nominee name. Nominee can easily transfer amount to legal heirs. Let's discuss nomination और legal heir के बारे में under various investment categories. Nomination in mutual funds. म्यूचुअल फंड के केस में आप मैक्सिमम 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं. ये नॉमिनेशन आपको फर्स्ट टाइम परचेज करते हुए बताना होता है आपके फोलियो क्रिएशन के टाइम पर. एक बार फोलियो क्रिएट हो गया और नॉमिनेशन हो गया, उसके बाद आप उस फोलियो में जब भी कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सभी इन्वेस्टमेंट्स में भी नॉमिनी सेम रहता है. आप चाहें तो ये नॉमिनेशन कभी भी चेंज कर सकते हो. आप नॉन रेजिडेंट को भी नॉमिनी बना सकते हैं, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट रेगुलेशंस, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं. नॉमिनेशन इन बैंक अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, आरडी और एनी अकाउंट इन द बैंक्स. किसी भी बैंक अकाउंट को ऑपरेट करते हुए या बैंक की किसी भी डिपॉजिट स्कीम को ऑपरेट करते हुए बैंक आपको नॉमिनेशन की फैसिलिटी ऑफर करता है. आप मैक्सिमम 2 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं और लाइफ की किसी भी स्टेज में अगर आप नॉमिनेशन बदलना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि नॉमिनी सिर्फ एक जरिया है
पैसे की कस्टडी देने के लिए। नॉमिनी कभी भी आपके पैसों का ओनर नहीं हो सकता। ओनर सिर्फ अकाउंट होल्डर के लीगल हायर ही हो सकते हैं। एक बड़े ही फेमस केस में कोर्ट ने यह डिसाइड किया है कि जो भी पैसा ओरिजिनल डिपॉजिटर के अकाउंट में है वो सक्सेशन एक्ट के थ्रू उसके लीगल हेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। नॉमिनी कैन नेवर बी द ओनर ऑफ दैट मनी। नॉमिनेशन इन पीपीएफ अकाउंट, ये आप सभी के लिए एक आई ओपनर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी इन्वेस्टर का पीपीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपए का बैलेंस है और उस अकाउंट में कोई नॉमिनेशन ही नहीं है, तो लीगल हेयर को सिर्फ मैक्सिमम 1 लाख रुपए मिलेंगे। आपको समझ में आया कि नॉमिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। आप एक या एक से ज़्यादा लोगों को भी नॉमिनेट कर सकते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट में। टोटल अमाउंट क्लेम करने के लिए कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लगेगा, विच इज़ लॉन्ग एंड समटाइम अनएंडिंग प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं। नॉमिनेशन इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में नॉमिनी बनने की एक बहुत बड़ी कंडीशन है। नॉमिनी कैन ओनली बी अ फैमिली मेंबर। अगर आपने कभी भी किसी नॉन फैमिली मेंबर को नॉमिनेट किया तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उस पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। ये इंश्योरेंस एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है। एज पर LIC वेबसाइट, नॉमिनेशन एक राइट देता है नॉमिनी को पैसा क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। बट नॉमिनी कभी उस पैसे का ओनर नहीं होता। ओनर सिर्फ उसकी लीगल हेयर ही होते हैं। अब सभी से निवेदन है कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को चेक करें और उसमें नॉमिनी ज़रूर बनाएं अगर आपने नहीं बनाया है। और आपने अगर किसी को नॉमिनी बनाया है और वो अब इस दुनिया में नहीं है तो आपको नॉमिनेशन चेंज करना चाहिए। नॉमिनेशन इन इक्विटी शेयर्स, ये काफ़ी ट्रिकी है कि एक्चुअली में किसको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। एक फैमिली जहां पर हस्बैंड और उसकी वाइफ है, हस्बैंड ने एक रिलेटिव को अपने सभी डीमैट अकाउंट में नॉमिनी कर दिया है। अब आप बताइए, हस्बैंड की डेथ के बाद शेयर्स पर किसका लीगल राइट है? इफ़ योर आंसर इज वाइफ, यू आर रॉन्ग। इन केस ऑफ इक्विटी शेयर्स ये यूजुअल तरीके से नहीं चलता है। अगर हस्बैंड की विल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये सभी शेयर्स उसके रिलेटिव को मिलेंगे। सेक्शन 109A ऑफ द कंपनीज एक्ट को आसान वर्ड्स में समझते हैं। डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन का मतलब है कि नॉमिनी विल बिकम द ओनर ऑफ द इक्विटी शेयर्स अगर आपने विल नहीं लिखी है। एंड इफ विल एग्जिस्ट देन शेयर विल गो टू द बेनिफिशियरी। इसका मतलब अगर विल नहीं लिखी हुई है और नॉमिनेशन है तो अल्टीमेट ओनर शेयर्स का नॉमिनी ही होगा। बट इन केस विल लिखी है तो ओनर बेनिफिशियरी होगा। अब तक आपको पता ही चल गया होगा कि पर्सनल फाइनेंस को लाइटली लेना कितना फेटल हो सकता है। सेफ इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होना ही ज़रूरी नहीं है, आपको उसकी बारीकियों को जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉमिनेशन उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट विदाउट नॉमिनेशन नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके लव्ड वंस आपके जाने के बाद किसी भी लीगल इश्यूज़ में ना फंसे और आपकी अच्छी मेमोरीज़ को याद करें तो आपको प्रॉपर एंड करेक्ट नॉमिनेशन करना चाहिए और ये नॉमिनेशन आपको समय समय पर अपडेट भी करनी चाहिए। Hope you will be clear with the difference between nominee and legal heir. Till then, keep investing.